लास्ट टाइम हमने किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन. व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? कितना? और हाँ tan इनवर्स म्यू. लैम्डा आया था, क्या आया था? tan इनवर्स म्यू. और होता क्या था वो? व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? द एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल. एंगल मेड बाय कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल. और क्या पढ़ लिया हमने? हमारे पास दो तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं. कौन कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. दो मेन ही होते हैं. और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन. और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? इसको हम बोलते हैं एफ मैक्स. इसको क्या बोलते हैं हम? एफ मैक्स. और उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू एन. म्यू एस इंटू एन. वो एक स्पेशल केस था जो तुम बोल रहे हो, जिसको हमने निकाला था म्यू एम जी अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर. ये क्या था? ये क्या था? ये तब था कि एक सरफेस पे ब्लॉक रखा है और मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक. मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक. और एक थीटा भी आया था उसमें. थीटा क्या आया था? tan इनवर्स म्यू. ये वैल्यू थी. दिस वाज द एफ मिनिमम. म्यू एम जी अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर. और थीटा क्या आया था? tan इनवर्स म्यू. क्या है, मैंने सही लिखा है क्या? इसमें तो कोई गलती नहीं है. ऊपर म्यू स्क्वायर तो नहीं था? यही था, है ना? तो चलो आज आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा आगे लिखो एंगल ऑफ रिपोज. आगे लिखे एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. अब देखो ये क्या चीज़ है. मान लो तुम्हारे पास एक सरफेस है ऐसे, ठीक, और उस सरफेस के ऊपर एक ऐसे इनक्लाइन है. और ये इनक्लाइन जो है ना, ऐसे कुछ मूवेबल टाइप का है कि मैं इसको मूव कर सकता हूँ ऐसे, ठीक. और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरीके से. मान लें इनिशियल एंगल जो है वो θ1 है, ठीक. इसको हम इस प्लेटफॉर्म को क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. इसको ऐसे पकड़ के मैं मूव करा सकता हूँ. तो क्या तुम्हारी कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मान लो इस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, तो अगर मैं इसको हल्का सा ऊपर करूँगा या किसी एक एंगल पे, ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा. ये तो तुम्हारी कॉमन सेंस कहती है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी मूव करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. ठीक है. तो जिस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. ये अपने वर्ड्स में एक बार लिखो, फिर इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या क्या होती है. कि जिस एंगल पे द एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. अब देखो इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं कि जैसे मान लें एक पर्टिकुलर एंगल पे हमने इसको रख दिया. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ रिपोज है कि नहीं है, जस्ट मैंने रखा है कहीं पे. और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक. इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस बनाए. देखो सबसे पहले mg नीचे, इधर क्या बनेगा? ये थीटा, ये बन जाएगा mg cos थीटा. और ये क्या बन जाएगा? mg sin थीटा. मान लेते हैं इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू. दैट इज म्यू. ठीक. इसका एक अपोजिट नॉर्मल यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, ठीक. अगर ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ. ठीक है. और ऑब्वियसली इस टाइम पे अगर ये नीचे आने की तरफ कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा क्या कैसे लग रहा होगा? ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा. ठीक है. दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अब अगर मान ले इसमें एफ मैक्स क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इट कैन अप्लाई और इट कैन ऑफर? दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि वो म्यू इंटू एन होता है, और म्यू एम जी कॉस थीटा. ये है फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम इसके ऊपर लग सकता है. और नीचे की तरफ फोर्स कितना है? एम जी साइन थीटा. अगर इसको मूव करना है तो ये वाला फोर्स शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा. इससे ये चीज़ समझ में आई कि m से m तो कट गया, ठीक है. म्यू, हाँ, g से g भी कट गया, mg पूरा ही कट गया. ठीक है. तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू कॉस थीटा. इसका मतलब क्या हो गया कि tan थीटा ग्रेटर देन म्यू. तो थीटा कितना हो गया? tan इनवर्स म्यू.
कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको चलना है आपने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। हाँ, कर तो नहीं सकता ना, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू ढूंढना पड़ता है, नेगेटिव भी हो सकती है किसकी वैल्यू? cos थीटा की। मतलब cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव कैसे? मैंने ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। 90 से तो ज़्यादा क्या ही होगा? मतलब अबे चौमू होगा तो 90 नहीं, पर हम 90 से कैसे ऊपर हो गया। अगर ये 90 से ऊपर हो गया तो फ्री फॉल ही कर जाएगा, वो चिपकेगा थोड़ी ना। ऐसे एडेसिव फोर्स से छोड़ना है यहाँ पे। समझ गया हूँ मैं, पर मैं वैसे कह रहा हूँ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एंगल एक्यूट है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल का तो केस ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एडेसिव फोर्सेस नहीं है, और अगर ये एंगल जो है 90 से ऊपर हो गया तो ये ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हमारे अंदर है, ठीक है। तो ये सारे एक्यूट एंगल हैं, और एक्यूट एंगल केस में हम ऐसा कर पाएंगे, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, सॉरी थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। अगर इसको चलना है अपने आप से तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू होनी चाहिए। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक। दूसरी ऑब्जर्वेशन देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो थीटा है लेस देन tan इनवर्स म्यू है तो ये नहीं चलेगा, तो ये नहीं चलेगा। उस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक व्हेन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू? 0। भाई चला ही नहीं तो एक्सेलरेशन किस बात का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। कोई बता सकता है फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा उस टाइम पे जब थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू? एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0, क्योंकि चला तो है ही नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ दोनों के बीच में? कितना? 0। जितना था mg sin थीटा कितना होगा उस टाइम पे? mg sin थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली जब थीटा tan इनवर्स म्यू है चला तो है नहीं। अगर नहीं चला तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डोमिनेट कर रही है। फ्रिक्शन फोर्स डोमिनेट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लगने वाली फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स से कम है। और फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जितना फोर्स लग रहा है उतना ही वापस रिटर्न कर देगा उसको, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा उस पे? म्यू सॉरी mg sin थीटा। अगर थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना होगा और f कितना होगा? दोनों चीजें निकालें। मुझे बताएं अगर थीटा जो है ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू है तो एक्सेलरेशन कितना होगा और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? जब ये थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये चलेगा। अगर ये चलेगा तो इसका मतलब इसका एफबीडी बना के तो देख लो एक बार। इधर फोर्स कितना लग रहा है इसमें? mg sin थीटा। इधर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? म्यू mg cos थीटा, क्योंकि अगर वो चलने लगा तो ये फोर्स ये मैक्सिमम फोर्स है, ये तो अप्लाई होगा ही होगा। और हम यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन को एक मान के चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अगर मान लो तेरे क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है तो फिर यहाँ पे तो क्या यूज करेगा? म्यू के mg cos थीटा। इस चीज का ध्यान रखना। until unless it is not given म्यू एस एंड म्यू के आर सेम। अगर वो गिवन है तो उस केस में फिर मैं यहाँ पे म्यू के यूज करूंगा, मैं म्यू एस यूज नहीं करूंगा। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि ये चल पड़ा है, ठीक। तो नेट फोर्स कितना लगा इसके ऊपर और एक्सेलरेशन किधर आने वाला है? इधर। तो ये क्या हो गया? एम ए इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। अगर इसमें ध्यान से देख m तो कट ही गया तो एक्सेलरेशन कितना आया? g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। तो ये आएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा उस पर? म्यू mg cos थीटा। अगेन एक स्टार कर लेना। अगर म्यू के गिवन है, अगर काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है तो उस केस में ये होगा म्यू के mg cos थीटा। ध्यान रखना, इसको स्टार करके लिख लेना। अगर गिवन हो और ऑब्जेक्ट चल जाए, ऑब्जेक्ट क्या कर जाए? मूव कर जाए, तो उस टाइम पे हमें क्या यूज करना चाहिए? म्यू के। अगर नहीं गिवन है तो म्यू एस यूज कर लो, जो दिया हो वो यूज कर लो, ठीक। एक और ऑब्जर्वेशन इसके अंदर कि यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन जो है वो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा है। क्या ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इंक्लाइन है और मेरे पास एक ही दोनों से दो ऑब्जेक्ट है सेम मटेरियल के, दो ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल के, अगर मैं उस इंक्लाइन पे छोड़ दूं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस दे विल रीच एट द सेम टाइम एट द बॉटम ऑफ द वेज।
ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये हमने जब ग्रेविटी वाले टॉपिक में पढ़ा था, नॉर्मल मोशन अंडर ग्रेविटी, वहाँ पे भी हमने यही चीज़ देखी थी कि एक्सेलरेशन जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये सब नोट डाउन करो फटाफट। अब देखो, तो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो आओ एक छोटा सा न्यूमेरिकल और एक उसके ऊपर छोटी सी एक्सरसाइज करके देखते हैं। यहाँ पे एक हमने रख दिया ब्लॉक, ब्लॉक का मास कितना ले लूँ? 4 kg ले लो, ठीक है, और म्यू कितना ले लूँ? 0.5 ले लिया, चलो ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताएं कि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कैलकुलेट करके बताएं। डेटा सब कुछ दे दिया मैंने। 4 kg का मास है, 0.5 जो है वो म्यू है, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड द फ्रिक्शन। इधर देखो, देखो इधर, जब भी फ्रिक्शन, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा हो, फ्रिक्शन, सबसे पहले ये ऑब्जर्व करें कि ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि चलने और ना चलने की सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं चलेगा तो ये फ्रिक्शन उतना अप्लाई करेगा जितना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि जब तक ये नहीं चल रहा तब तक क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन अगर है तो फिर वो कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जितना इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड है। ठीक है, और अगर ये चल गया तो फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर, काइनेटिक फ्रिक्शन जितना, या अगर नहीं गिवन है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जितना वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में आंसर वेरी करता है, दोनों केसेस में आंसर वेरी करेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी फ्रिक्शन क्वेश्चन में दे रखा हो तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करें कि ये ऑब्जेक्ट चलने वाला है या नहीं। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके सीधा फ्रिक्शन निकाला और फिर अपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्व करें। तो सबसे पहले इसके अंदर देखा, अगर इसका फ्री बॉडी बनाएंगे हम तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 kg। ठीक है, ये हो गया 4 kg। यहाँ पे मास कितना आ गया, 40। यहाँ पे कितना होगा, ये 40 cos 53। ठीक है, cos 53 मतलब कितना, 3/5, तो ये कितना हो गया 24। और n कितना हो गया, n भी 24। ठीक, इसके नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, 40 sin 53 मतलब 4/5, तो कितना हो गया 32। और पीछे की तरफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना दे सकता है, 24 इंटू में म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.5, कितना आ गया 12 न्यूटन। अच्छा, ऊपर की तरफ मैक्सिमम लग सकता है 12 न्यूटन और नीचे की तरफ लग रहा है 32। ठीक है, तो क्या ये चलेगा, यस ये चल जाएगा। ठीक, तो नेट फोर्स कितना आ गया इसके ऊपर, नेट आ गया 32 माइनस 12 दैट इज 20, और मास कितना है इसका 4, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 12 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा, 12 न्यूटन। ठीक है, कर लिया ये, जल्दी से नोट डाउन कर ले जिसने नहीं किया। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, लिख लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है। कैसा, अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि ये ऑब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट चलेगा। अब मैं ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैंने एक नीचे से ना एक फोर्स लगाई F, मैंने एक नीचे से फोर्स लगाई F। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा समझो, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मिनिमम फोर्स 0 करता तो चल ही पड़ेगा वो, है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कोई लॉजिक है नहीं। देखो इसमें गलती क्या होती है कि नॉर्मल जैसे तुम इस तरीके से ऑब्जर्व करते हो, देखो ऐसे इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि जब नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये एफबीडी बनाएंगे, ठीक है, सोचेंगे 32 नीचे, ऊपर कितना है 12, तो डिफरेंस कितना आया 20, जस्ट 20 से ऊपर होते ही चलने लगेगा, ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि हम ये इसको ऊपर की तरफ मान लिया, इसको मान लिया नीचे की तरफ, 32 नीचे 12 ऊपर। ठीक है, तो डिफरेंस आया 20, तो मिनिमम 20 कितना चाहिए इसको होल्ड करने के लिए, और 20 से ऊपर लगाया तो क्या करते हैं वो सोचते हैं कि चल पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो कैसे, तो ऐसे डेटा लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने 20 लगाया,
तो उस टाइम पे ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या है, 0। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा उस टाइम पे, जितना है उतना ही 20 ही होगा। 20 होगा, कुछ और होगा। अगर मैंने यहाँ पे 20 फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, सॉरी 12 में रखा है ना, 12 12। कितना होगा, 12। डायरेक्शन डायरेक्शन ऊपर ऊपर की तरफ, ठीक, डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ। इसके ऊपर 24 लगाना जरा, कितना हो गया, 24 लगाओ, कितना हो गया, 32 नीचे, कितना 24 ऊपर, तो और देखो ऐसे 32 नीचे और 24 ऊपर, तो नीचे की तरफ कितना लगा, 8। नीचे की तरफ कितना लगा फोर्स, 8। और ये कितना अप्लाई, मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता था, 12। इसको तो इससे कम ही मिल रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, 8 अपवर्ड। एक्सेलरेशन कितना, 0। जीरो क्यों हुआ? चलेगा थोड़ी ना ये, अच्छा भाई फ्रिक्शन चलेगा नहीं ना ये, ठीक। ऐसे ही 28 करो, 28 करने पे डिफरेंस कितना आया, 4। यहाँ पे 4 अपवर्ड और एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ऐसे इसको 32 कर दो, 32 पे ये नेट क्या हो जाएगा, 0। क्या ये अभी भी चलेगा, नहीं चलेगा नहीं। और अपवर्ड कितना होगा फ्रिक्शन, 0। और एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। अब इसको बढ़ाओ, इसको लेके आओ 36 पे। जब इस तुमने इसको 32 इधर 36 ऊपर, ऐसे 36 ऊपर, तो नेट ऊपर की तरफ कितना लग गया, 4। क्या ये चलेगा, ना, फ्रिक्शन तो अभी भी लगेगा। फ्रिक्शन तो अभी भी लग रहा है, क्योंकि अब फ्रिक्शन क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन लगेगा कितना, 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, 0। उसके बाद देखो 40 पे, 40 पे देखते हैं इसको, देखो 40 पे देखो, 40 पे डिफरेंस कितना आ गया, 8। अब कितना लग जाएगा, 8 डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन अभी भी कितना है, 0। ऐसे 44 पे देखो, 44 पे क्या होगा, डिफरेंस कितना आ गया, 12। डिफरेंस कितना आ गया, 12। जैसे ही 12 लगा, इसने ऊपर कितना लगा दिया, 12 ऊपर, तो 12 डाउनवर्ड, फोर्स नेट ऊपर है, फ्रिक्शन नीचे की तरफ, 12। अभी भी एक्सेलरेशन कितना है, 0। जैसे ये 44.1 हुआ या 44.00001 हुआ, ये क्या होगा, 12 डाउनवर्ड लगना होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन की एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू कितनी होगी, 44.1 माइनस कितना, -32 माइनस 12, मतलब -44 डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और अगर चलो एक वैल्यू निकाल के देख लो, अगर मान लो मैंने 48 लगा दिया, जैसे मैंने 48 लगाया, तो अब एक्सेलरेशन तो सॉरी फ्रिक्शन तो डाउनवर्ड ही लगने वाला है, 12 नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, 48 में से 44 गए तो 4/4 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप करने से पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें कि सिनेरियो क्या बनने वाला है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, इसको फटाफट नोट डाउन करो। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, ये ऐसे लग रहा है, हाँ फोर्स इस बार ऐसे लग रहा है, फाइंड आउट द फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या कर लें, इसका फ्री बॉडी बना लें। जल्दी से बताओ, यहाँ पे लेगा 40, मैं सीधा वैल्यूज में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। mg नीचे, दैट मीन्स 40। यहाँ पे बता mg cos 37 कितना हो गया, 32 राइट, 32। mg sin 37 कितना हो गया, 40 और 3/5 तो 24 लग गया नीचे, और 32 ऐसे है, और ये लगा n, ये लग गया n, ठीक है। अभी देखो एक फोर्स इधर भी लग रहा है, ये फोर्स लगा ऐसे,
ठीक, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फिर से थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा मतलब कितना हो गया, 16, एफ कॉस थीटा मतलब 16, और यहाँ पे एक दूसरा लगा एफ साइन थीटा, और वो कितना हो गया 12, ठीक। तो अब एन की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 44, एन की वैल्यू कितनी आ गई 44, और अगर 44 है तो इसका मतलब एफ मैक्स कितना हो सकता है, एफ मैक्स हो सकता है 44 इंटू में 0.2, दैट मीन्स 8.8, ये मैक्सिमम इतना दे सकता है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे देखो 24 नीचे 16 ऊपर, तो डिफरेंस कितना आया 8, क्या वो फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है, छोटा है, तो इसका मतलब ये चलने वाला नहीं है। अगर ये चलने वाला नहीं है तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग गया, फिर जितना लगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स, दैट मीन्स 8 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना है इसका 0। ये चीज़ समझ में आई कि जब ना चले तो उसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा जितना नेट अप्लाइड है, और नेट अप्लाइड कितना है इसके ऊपर 8 न्यूटन, और एक्सेलरेशन इस टाइम पे कितना है इसका 0, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो फटाफट से। देखो क्वेश्चन कैसा है, इस तरीके से, 1 kg का ब्लॉक है इस बार, और ये 30 डिग्री एंगल है, 1 kg का ब्लॉक 30 डिग्री एंगल। अब ये बोल रहा है कि इफ this block stays at rest on this incline, if this block stay at rest on this incline, find out the mu, find out mu। देखो सिंपल सी चीज़ है, अभी हमने पढ़ा कि हमने थीटा, देखो थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू अगर हो तो क्या ये ऑब्जेक्ट चलेगा, क्या ये ऑब्जेक्ट चलेगा, यस चलेगा, ठीक है। अगर थीटा जो है इससे लेस देन हो तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब जब तक थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू है तब तक जस्ट चलने वाला होगा, जस्ट चलने वाला होगा, लेकिन चलने वाला नहीं है, उससे ऊपर चाहिए तेरे को, थीटा से ऊपर चाहिए, है ना। तो थीटा यहाँ पे कितना है 30, और tan इनवर्स म्यू, तो म्यू कितना आ गया tan 30, और tan 30 कितना होता है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आई ना कि किस कहाँ तक हमें कौन सा देखना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि लेस देन की तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है फिर, है ना। इतने पे नहीं चलेगा, जस्ट इससे ऊपर होते, हल्का से इससे ऊपर होते क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा। देखो क्वेश्चन किस इस तरीके से, ये सरफेस यहाँ पे एक ऐसे इंक्लाइन है, ठीक, इस तरीके से है, इसके बीच में μ1 लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है μ2, ठीक है। ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ये है तुम्हारा 4 kg और ये है तुम्हारा 2 kg, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, if the tension in the string is 16 Newton, if the tension in the string is 16 Newton, find out mu1 and mu2, find out mu1 and mu2, ठीक है। and acceleration of these blocks, and acceleration of each block is 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कुछ ऐसा है। तो मैं एक्सेलरेशन दे दिया, टेंशन दे दिया, तुम्हें ये बताना है μ1 एंड μ2 क्या होगा। देखो जिसका नहीं हुआ, देखो इसके ऊपर पहले इसकी एफबीडी बनाते हैं, देखो 2 kg वाले की एफबीडी बनाते हैं, ठीक। इसमें 20 नीचे, n ऊपर, 16 यहाँ पे लगा, क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितने दे रखा है 16। अगर n 20 है तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाइड कर सकता है, म्यू इंटू 20, ठीक है। तो μ1 20, ये आ गया मेरा क्या फ्रिक्शनल फोर्स। इसका एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है a,
और ए की वैल्यू कितना है 0.5। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसके इक्वेशन लिखी जाएगी कैसे, 16 माइनस 20 μ1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू में 2। ठीक है, ये हो गया 1, ये उधर जाके बन जाएगा माइनस का 15, तो μ1 कितना आ गया 15/20, तो मतलब कितना आ गया 3/4। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, 3/4। सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। दूसरी चीज देखें, ऐसे ये 4 kg, ठीक, नीचे लगा mg sin थीटा, mg sin थीटा बोला तो 20 लगा नीचे, टेंशन है ऊपर 16, एक्सेलरेशन अगर इधर है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर, फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर। फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन इस टाइम पे म्यू एम कितना है 4, जी कितना है 10, तो 40 कॉस थीटा, कॉस 30 मतलब √3/2, तो मतलब 20√3, 20√3। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी गई, 20 माइनस 16 माइनस 20√3 μ2 इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, दैट मीन्स 0.5। ठीक, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये उधर जाके बना माइनस का 2, तो μ2 की वैल्यू क्या आ गई 2/20√3, दैट मीन्स 1/10√3। सो दिस इज योर आंसर। एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि फ्रिक्शन वाले केसेस में जब ऑब्जेक्ट मूव कर जाते हैं ना, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। फ्रिक्शन वाले केसेस में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो क्वेश्चन हमेशा आसान होता है, क्योंकि उसमें हमें पता है कि फ्रिक्शन कितना लगने वाला मैक्सिमम। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो उस टाइम हमें फ्रिक्शन पता करना पड़ता है कि कितना लग रहा है, क्योंकि जितना लग रहा होगा उतना ही वापस क्या कर देगा, वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो उस केस में फ्रिक्शन कैसा होता है, वेरिएबल, और इस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाता है, स्टैटिक, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो जब भी ऑब्जेक्ट मूव कर जाए तो उस टाइम पे क्वेश्चन क्या होने वाला है, आसान होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास एक होलो हेमिस्फीयर है, ऐसे एक होलो हेमिस्फीयर, इस होलो हेमिस्फीयर में इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस कितनी है आर। तुम्हें निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट दिस ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, जिसका मास है m, ये थीटा, इस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें निकालनी है सच दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट। म्यू है, म्यू है। ठीक है, स्ट्रिंग लगी हुई है ना, कौन सी स्ट्रिंग? नहीं, कोई स्ट्रिंग नहीं है ये, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, पेंडुलम थोड़ी ना भाई। ये तो मैं जैसे तुम्हें रेफरेंस करके बताया है कि देखो, अगर एक चीज़ का ध्यान रखो, इसको थोड़ा सा वैसे जनरली ऑब्जर्व करो। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ रख दूं, मान ले ये जो थीटा है इस पे ये क्या है, मूव होने वाला नहीं है। इसको जैसे ही मैं ऊपर रखूंगा तो ये मूव करेगा, ये तो नॉर्मल हमारी कॉमन सेंस कहती है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ रखूँ तो मूव नहीं करेगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट इट डज नॉट मूव और स्टे एट रेस्ट। देखो, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने का सबसे आसान तरीका, जैसे मान लो इस पॉइंट पे अगर मैं इसकी स्लोप देखूं तो क्या है, देखो अगर ये थीटा तो फिर ये कितना है थीटा, ये कितना है 90, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना है। तो बेसिकली ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल स्लोप वाला क्वेश्चन है जिसका वैल्यू क्या है थीटा। तो हमारा मिनिमम थीटा क्या होगा tan इनवर्स म्यू। अब देखो ध्यान से सुनो, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। अगर मान लो इसकी जगह पैराबोला होता, इसकी जगह क्या होता पैराबोला,
तो उस टाइम पे तू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकाल सकता है, स्लोप। ठीक है, तेरे को स्लोप निकालनी आती है कि नहीं आती है। तूने जैसे ही स्लोप निकाला तो तेरे को थीटा मिल गया, थीटा मिलते तेरे को क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से ऑब्जर्व करना है तो कैसे करना है कि स्लोप निकालो, स्लोप से तुम्हें क्या मिल जाएगा, वो थीटा मिल जाएगा, और थीटा मिलते ही तुम्हें म्यू दे रखा होगा तो उसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखने में मुश्किल लगता है लेकिन है कुछ भी नहीं है।